हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द स्टडी अड्डा पर। अभी जो है हमारी 9th क्लास की जो सीरीज चल रही थी, जिसमें आप देख चुके होंगे ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की वीडियोस। अब उसी सीरीज में आपको जो है 10th क्लास की वीडियोस भी मिलेंगी। 10th क्लास में अब हम शुरू करने वाले हैं पॉल साइंस से। पॉल साइंस के फर्स्ट चैप्टर की आज हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। उसके जो भी क्वेश्चन आंसर है। इस चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी के चैप्टर्स आपको बैक टू बैक 5 दिन, जो भी चैप्टर्स हैं आपके 5 चैप्टर्स के आसपास हैं, तो वो चैप्टर्स आपको डे बाय डे मिलते रहेंगे, उसकी क्लासेस बैक टू बैक। तो आपकी जितने चैप्टर्स हैं उतने ही डेज में आपके कवर हो जाएंगे सारे चैप्टर्स। तो आप 10th क्लास के लिए, क्योंकि अब छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, अब आपको फुल फोकस के साथ स्टार्ट करना है। और स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जिससे आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। उसको कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे आपके साथ साथ, और आपके क्वेश्चन आंसर्स भी क्लियर होंगे। किस तरीके से लिखना है वो भी आपका साथ साथ यहाँ पर क्लियर होगा। तो अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। और इससे रिलेटेड आपको पीपीटी जो चाहिए होंगी क्लास की, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको जो है हमारी वीडियो के नीचे ही मिल जाएगा। इसी तरीके से आप इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं हमें। तो आप जो है फिर आगे की वीडियोस के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपको जो भी वीडियोस होंगी 10th क्लास से रिलेटेड, फिर आप उससे जुड़ सकते हैं। और आपके छोटे भाई बहन हों तो 9th क्लास में है, 9th क्लास से रिलेटेड सारी वीडियोस आई चुकी हैं। तो अब हम शुरू करेंगे यहाँ पे सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे सभी को डिस्कस करने वाले हैं हम यहाँ पर। तो शुरू करते हैं हम सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन हैं जो हम स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये बुक के बीच में है। तो इसके बाद जो है फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे, तो बुक के बीच वाले क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है चैप्टर के ऊपर वो बढ़े। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया। मेरे दिमाग में एक सरल समीकरण है कि सत्ता साझा करना क्या है? सत्ता का बंटवारा करना और देश को कमजोर करना। क्या ये बात सही है कि अगर हम सत्ता से मतलब क्या है यहाँ पे, जो पावर्स हैं, जो अगर हमारे देश को चलाना है तो उसके लिए कुछ पावर्स हैं हमारे पास, उन पावर्स को डिवाइड करना क्या देश को कमजोर करना होगा? बिल्कुल गलत है ये बात। क्योंकि उससे जो है देश मजबूत होने की, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि हम पावर डिवाइड करें और उससे जो है देश कमजोर हो। उससे जो है देश मजबूत होने की तरफ ही बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या है आंसर। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि उसका उससे जो है क्या होगा, देश कमजोर होगा। बल्कि कई बार ये लोगों के लिए कल्याण के कार्य भी करता है। हाँ, इसमें जो है एक कमी तो है। क्या कमी है जी? वो कि निर्णयों में देरी होती है। जो आपके डिसीजंस होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने जो है अपना एक नेता चुने, वो सभी मिलकर जो है फिर आपकी विधायिका बनती है। अगर आप राज्यों में करेंगे तो आप विधायक को चुनते हैं अपने। और अगर आप भारत सरकार के लिए यानी कि लोकसभा के लिए जो है वोटिंग करते हैं, तो आप अपना सांसद चुनते हैं। जब वो सब मिलकर डिस्कशन करेंगे तो उस निर्णयों में तो देरी होगी, क्योंकि इस पर डिस्कशन होगा, कोई भी चीज होगी। क्योंकि राजा तो है नहीं कि एक ही व्यक्ति के निर्णय जो भी डिसाइड करें वो उस हिसाब से चल रहे हैं। तो वहां पर इसलिए निर्णयों में देरी होती है, क्योंकि सभी लोग जो है मिलकर निर्णय करते हैं। तो इससे समस्या पैदा कर सकता है। लेकिन कई बार यह निर्णय बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इसमें जो है बेहतर निर्णय कैसे होंगे, जब सभी लोगों का इसमें जो है समानता पूर्वक, या फिर जो किसी भी धर्म जाति सभी से ही जो लोग आते हैं, महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं, तो जब सभी लोगों का उसमें योगदान होगा उस फैसले में, तो वो कैसा होगा फैसला? उसमें जो है बेहतर निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि वो जो है एक अच्छा फैसला होगा। और ये दो चीजें यानी कि तानाशाही और मनमानी। अब किसी एक के पास पावर होगी तो उससे क्या होगा, वो तानाशाही बढ़ती है। और तानाशाही फिर क्या होगा, उससे जो है देश के विकास में अवरुद्ध होगा वो। तो पावर जब डिवाइड हो जाती है तो वो तानाशाही नहीं आती, और ना ही वो कोई व्यक्ति अपनी मनमानी चला सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न क्षेत्रों में आने वाले लोगों की सरकार में बात हो। अब इसमें आपको पता ही है कि यहाँ पर जो है विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले लोग होते हैं, हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होता है इसमें। तो सभी क्षेत्रों से लोग आते हैं, तो उनका जो है सरकार में जो है उनकी भी बात रखी जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकार में भाग लें। इसमें जो है आप देखते भी हैं कि लोकसभा में जो है कितने हैं, राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं, और आपकी विधानसभा में भी, विधानसभा जहां भी आप रह रहे हैं उनमें सीट्स होती हैं। तो डिसाइड हैं, जैसे लोकसभा में कितनी है, 545 टोटल। और अब वोटिंग अभी जो है कितने पे होती है, 543। इसी तरीके से 245 जो है आपकी
245 है, बताइए कितनी है? राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं? 250। और इसी तरीके से विधानसभा अगर हम दिल्ली की लगाएं तो दिल्ली में कितनी है? दिल्ली में जी 70 है टोटल। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें इतना बड़ा प्रतिनिधित्व है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो है सरकार में भाग लेते हैं। उससे क्या होगा? निर्णय जो होगा वो कैसा होगा? निर्णय होगा लोकतांत्रिक। उससे कैसा निर्णय होगा? उससे निर्णय होगा लोकतांत्रिक, क्योंकि सभी लोगों का उसमें निर्णय में भागीदारी है। यह विभिन्न सामाजिक समूह के बीच संघर्ष को कम करता है। अब सभी सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व होगा सरकार में, तो उससे जो है सामाजिक समूह के बीच में जो है संघर्ष कम होंगे। वो संघर्ष होगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें उनका भी प्रतिनिधित्व है और जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनका भी। तो उससे ये फायदा होगा कि सभी लोगों का प्रतिनिधित्व है, तो संघर्ष नहीं होगा आपस में। और इससे देश में क्या होगा? एक शक्तिशाली बनता है देश, एकता और अखंडता जो है उसकी बनी रहती है। तो ये हुआ आपका कि जो सत्ता की साझेदारी का मतलब सत्ता का बंटवारा, और देश का मतलब देश का कमजोर होना नहीं होता, बल्कि उससे क्या होता है? कल्याण जो है करने में, क्या ही लोगों के कल्याण करने में हेल्प मिलती है। ठीक है जी। निर्णयों में तो देरी होती है, पर साथ साथ आप याद रखें कि तानाशाही और मनमानी नहीं होगी। फिर जो हर जगह जो क्षेत्र हैं, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को जो है अवसर मिलेगा कि वो अपनी बात रख सके सरकार में। और क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा लोग सरकार में भाग ले सकेंगे, और उससे क्या हो रहा है? उससे लोकतांत्रिक सरकार बन रही है। साथ साथ क्या हो रहा है? सभी सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा, तो उसमें जो है संघर्ष की जो एक समस्या थी वो संघर्ष नहीं होंगे। तो ये सभी जो है आपको समझ में आया होगा कि सत्ता का बंटवारा मतलब देश का मजबूत होना है, उसका जो है बंटवारा होना है, कमजोर होना नहीं है। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है बहुसंख्यक से रिलेटेड, कि अगर बहुसंख्यक समुदाय का शासन करता है तो इसमें बुराई क्या है? अब उसका एग्जांपल क्या है? बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आप समझते होंगे, जिनका जो है पॉपुलेशन में ज्यादा परसेंटेज है वो बहुसंख्यक है, और वहीं जिनका पॉपुलेशन में कम परसेंटेज है वो अल्पसंख्यक है। तो अगर सिंगली भाषी लोग जो है श्रीलंका में रहते हैं, शासन नहीं करेंगे तो कौन करेगा वहां पे? अब इस क्वेश्चन में बात उठ रही है कि बहुसंख्यक जो लोग हैं, अगर वो जो है शासन नहीं करेंगे तो कौन शासन करेगा? क्या अल्पसंख्यक शासन करेंगे? तो इसी तरीके से यहाँ पर उदाहरण दिया है श्रीलंका का। श्रीलंका में जो सिंगली समुदाय है वो जो है ज्यादा मेजोरिटी में है, उनकी जनसंख्या ज्यादा है। तो अब यहाँ पे यही पूछा है कि क्या वो शासन करेंगे या वो शासन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये जो है आपका श्रीलंका का मैप है। तो आइए चलते हैं। क्या ये जरूरी है कि जो है जो आपके बहुसंख्यक में है वही शासन करें? ऐसा जरूरी तो नहीं है, परंतु ये भी जरूरी नहीं है कि वही शासन ना करे। शासन कोई भी करे, परंतु वो जो है अन्य जो समुदाय है उनका भी ध्यान रखे, उसमें समान रूप से चीजें जो है वितरित हों, प्रतिनिधित्व जो है दोनों का हो, तो वो सब चीजें भी देखी जाती हैं। देखिए, बहुमत द्वारा शासन करने का मतलब अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं है। ये नहीं कि बहुसंख्यक जो है अगर शासन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अत्याचार कर रहे हैं, कि उन पर जो है अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं। श्रीलंका में जैसे सिंगली लोग जो है बहुसंख्यक, यानी 75% तो सिंगली लोग हैं वहां पे, और आबादी में वो कितने हैं? 1.5 करोड़। वहीं सरकार में है, लेकिन अल्पसंख्यकों की इच्छा और जरूरतों की अनदेखी कर रहे हैं। अब ये जो बात है कि अगर वो बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों की इच्छा और जरूरतों की अनदेखी करने लग जाए तो वो गलत है। और बहुसंख्यक वहीं जो है शासन कर रहा है, परंतु अल्पसंख्यकों के हितों का भी ध्यान रख रहा है, तो फिर करेक्ट है। पर श्रीलंका में इसका उल्टा हो रहा था। आधुनिक युग में सत्ता में रहना नैतिक रूप से सही नहीं है। अब क्या ये बात सही है कि आधुनिक रूप अब जो वर्तमान में जो है सत्ता में रहना नैतिक रूप से सही नहीं है? ऐसा तो नहीं है। लोकतंत्र बहुमत की राय से चलता है, ना कि बड़े समुदाय की राय से। तो देखिए, लोकतंत्र जो है बहुमत, जिन्हें लोगों ने चुन के भेजा है सरकार बनने के लिए, वो जो बहुमत बनता है उसकी राय से चलता है, ना कि अगर किसी समुदाय का जो है परसेंटेज ज्यादा है, मेजोरिटी में है, वो बहुसंख्यक में है, इससे कोई मतलब नहीं है उसका। वो बहुमत से चलता है लोकतंत्र, कि बहुमत जो है किसका बना है। अगर जो है जैसे हमारे यहाँ लोकसभा में सीट्स हैं 543, तो 543 पे जिसका बहुमत ज्यादा होगा वही जो है सरकार बनाएगा, और वही जो है उनका ही बहुमत होगा। ठीक है, तो लोकतंत्र में वैसे चलता है। पर मेजोरिटी में जो लोग हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं की चले। फिर आगे क्या है? लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को लोगों की मांगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अब लोग क्या चाह रहे हैं?
लोग चाह रहे हैं कि हमारे जो क्षेत्र में जो है एक अस्पताल बने, लोग चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में जो है एक स्कूल बने, तो सरकार को उनके अनुसार भी चलना होगा। अब किसी गांव के जो है पास में एक जो है हॉस्पिटल नहीं है, उन्हें जो है 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो वो जो है सरकार से डिमांड करेंगे कि हमारे क्षेत्र में लगभग 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में एक हॉस्पिटल होना चाहिए, ताकि जो है अगर ऐसी इमरजेंसी पड़ती है ताकि हम जो है अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकें। तो वही जो है लोकतांत्रिक सरकार को लोगों की जो मांग है उनके प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा, चाहे वो लोग अल्पसंख्यक हों और चाहे बहुसंख्यक हों। नागरिकों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा करनी होगी। अब वो सभी नागरिक आते हैं इसमें जो है अल्पसंख्यक के बहुसंख्यक नहीं आते, देश का प्रत्येक नागरिक जो है इसमें आएगा कि उस प्रत्येक जो देश में प्रत्येक नागरिक है, सरकार को ध्यान रखना है कि उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। तो ये जो है यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन था, बहुसंख्यक समुदाय शासन करता है तो उसमें बुराई क्या है, तो बुराई उसमें कुछ नहीं है, पर यहाँ पर बात हुई थी लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। लोकतंत्र में जो है बड़े समुदाय का शासन नहीं होता है, बहुमत का शासन होता है, और उसको जो है कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, लोगों की मांगों के प्रति संवेदनशील होना होगा और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी होगी। और यहाँ पर हमने सिंगली समुदाय के बारे में भी जाना, जिसकी जो है पॉपुलेशन का परसेंटेज 75 और 1.5 करोड़ जो है वो है कहाँ पर है, श्रीलंका के अंदर है, उसके बारे में यहाँ पे बताया। तो जरूरी नहीं है कि पॉपुलेशन के हिसाब से कोई कितना ही भी हो, पर उसे जो है बहुमत मिलना चाहिए, पहली बात लोकतांत्रिक सरकार में, और उसे जो है जनता के अनुसार चलना होगा। तो ये जो है आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आप अभी स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, तो आपकी क्लास में एक मॉनिटर बनाया जाता है। अब वो मॉनिटर जो है प्रत्येक मंथ में बदलता जाए, तो क्या यहाँ पर पूछा है कि वो पावर शेयरिंग व्यवस्था है, क्या इसे ही पावर शेयरिंग कहते हैं, यानी जो सत्ता की साझेदारी जो है क्या उसी से संबंधित है, क्या इसमें पावर शेयरिंग हो रही है। देखिए एक मॉनिटर बनाया, एक मॉनिटर ही है, फिर अगले मंथ फिर चेंज हो गया, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक मॉनिटर के पास ही सारी पावर्स हैं, अगले मंथ भी दूसरा जो मॉनिटर बनेगा उसके पास ही पावर्स हैं, फिर उससे नेक्स्ट मंथ में भी जो बनेगा उसी के पास पावर्स हैं सारी। तो पावर सारी एक ही व्यक्ति के पास है, तो सारी पावर्स किसके पास है, एक ही व्यक्ति। तो शेयरिंग तो आपने सुना होगा, जो है बचपन में सिखाया जाता है कि एक छोटा सा बच्चा होता है, अगर उसको कुछ दिया जाता है तो उससे सिखाया जाता है कि आप शेयर करके खाएं। तो यहाँ पर तो शेयर कुछ भी नहीं हो रहा है, मॉनिटर ने तो कोई भी पावर शेयर नहीं की किसी के साथ, तो यहाँ पर शेयरिंग व्यवस्था हो रही है क्या, बताइए आप, शेयरिंग व्यवस्था हो रही है, नहीं हो रही है। यहाँ पर कोई भी शेयरिंग व्यवस्था नहीं हो रही है, क्योंकि मॉनिटर एक ही है। अगर इसमें जो है क्या किया जाता कि वो मॉनिटर जो है अपनी कुछ कुछ कार्य जो है कुछ लोगों के साथ मिलकर जो है बातचीत करता है, या फिर एक ग्रुप में जो है मॉनिटर के साथ कुछ और लोग भी जुड़ते हैं, 4 से 5 लोग, और फिर वो जो है उन पावर को शेयर करते हैं आपस में, और फिर कुछ डिसीजन लिया जाता, वो पावर शेयरिंग होती है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं, पावर शेयरिंग व्यवस्था ये नहीं है, जो हम बात कर चुके हैं कि नहीं है। क्लास मॉनिटर के पास क्या है, एक समय में सारी शक्ति आ जाती है, और अगले महीने जो ये शक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के पास आ जाएंगे। सारी पावर्स किसके पास है, एक ही व्यक्ति के पास है, चाहे नेक्स्ट मंथ में कोई भी मॉनिटर बन जाए। तो शक्ति पर कोई नियंत्रण भी नहीं है, क्योंकि सारी पावर्स किसके पास है, एक ही व्यक्ति के पास। नियंत्रण कैसे होगा, जब इन जो है शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा कुछ लोगों के साथ। शक्ति क्यों दूसरों के बीच साझा किया जाना चाहिए, वही जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो पावर्स हैं इनको शेयर किया जाना चाहिए। और जो कि पावर शेयरिंग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, पावर शेयरिंग का अर्थ जो है जब वो पावर शेयर की जाए, एक ही व्यक्ति के पास तक सीमित रहेंगी, तो पावर शेयरिंग नहीं कहलाती। तो ये था आपका पावर शेयरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। तो सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, अब इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्या क्या तरीके हैं, जैसे आप पीछे भी देख रहे होंगे कि सत्ता की साझेदारी के कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर हो गया आपका क्षैतिज, एक सामुदायिक समूह के मध्य, और एक राजनीतिक दलों के माध्यम से। तो 4 तरीके से होती है। तो 4 तरीके से कैसे कैसे होती है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ है किस तरीके से पावर शेयरिंग होती है। क्षैतिज सत्ता जो है, सत्ता साझेदारी, ये क्षेत्रीय और भौगोलिक स्तर पर होती है। इसे ही जो है ये ऊर्ध्वाधर वितरण है इसका। फिर सामाजिक और सांप्रदायिक जो समूह है उनके बीच होती है। फिर अंगों के बीच जो है किस तरीके से अधिकार जो है उनका वितरण किस तरीके से हो जाए। और साथ ही साथ राजनीतिक दलों और दबाव समूह, यानी कि जो एनजीओज होती हैं आपकी, दबाव समूह जो है उनके बीच सत्ता की साझेदारी। अब इनको जो है हम सिंगल जो है डिस्कस करेंगे एक एक करके। जैसे पहला आ गया आपका क्षेत्रीय सत्ता साझेदारी।
क्षेत्रीय या भौगोलिक स्तर पर जो होती है, इसमें क्या हो रहा है, सत्ता का केंद्र राष्ट्रीय या राज्य क्षेत्रीय सरकारों के बीच जो है बटा होता है। राष्ट्रीय और राज्य के बीच जो है सत्ता की साझेदारी होती है। कैसे? एक जो है आपकी केंद्रीय सरकार है, फिर राज्य सरकार है और फिर स्थानीय सरकार है। स्थानीय सरकारों में कौन कौन सी आती है? ग्राम पंचायत आती है आपकी, और शहरों में नगर निगम या नगर पालिका जो होती है वो आती है। इसे ही जो है, ये जो आपने पढ़ा, ये जो व्यवस्था है, इसे संघात्मक व्यवस्था बोला जाता है। अब आपसे जो है, क्योंकि यहाँ पे उदाहरण भी पूछा था, तो उदाहरण में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत में जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच क्या हो रहा है, शक्तियों का विभाजन हो रहा है। आपने जो है 3 सूची पढ़ी होंगी। एक जो है संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है और समवर्ती सूची होती है। संघ सूची में क्या होता है जी? संघ सूची में जो है केंद्र सरकार से संबंधित जो पावर्स हैं, केंद्र सरकार के अधीन जो होती हैं, वो सारी पावर जो है संघ सूची में होती हैं। राज्य सरकार के पावर्स क्या हैं, उसके पास क्या क्या कार्य होते हैं उसके, वो आपके राज्य सूची में होंगे। और इन दोनों के पास जो पावर्स हैं, वो दोनों ही उस पर जो है कोई भी कानून बना सकते हैं या लॉ बना सकते हैं। वो कौन सी है? वो है समवर्ती सूची, वो दोनों के पास ही है। तो अब यहाँ पर है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो है शक्ति का विभाजन, जैसे शिक्षा, पुलिस, कृषि, ये सभी जो है राज्य के अधिकार में आते हैं। अमेरिका में भी जो है आप देखेंगे कि केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्तियों का विभाजन है। अब अमेरिका से रिलेटेड अगर यहाँ पे पूछा जाए कि वहां पे जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन कब होते हैं, आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन कितने साल बाद होते हैं, और हमारे यहाँ कब होते हैं, कितने साल बाद होते हैं, इंडिया में और अमेरिका में। इंडिया में भी बताएं आप, इंडिया में कब होते हैं और यूएसए में भी कब होते हैं। तो इंडिया में कब होते हैं? 5 साल के बाद होते हैं, और यूएसए में कब होते हैं? 4 साल के बाद। तो इंडिया में 5 साल के बाद और यूएसए में 4 साल के बाद। तो अभी जो है हम जो पढ़ रहे थे क्षेत्रीय सत्ता साझेदारी, जिसमें हमने पढ़ा कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य किस तरीके से पावर डिवाइड होती है, और हमने जो है साथ साथ ये जाना कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होती है, जिसमें जो है इनके कार्य दिए होते हैं, इनकी पावर्स दी हुई है। और इसका उदाहरण जो देना था, यूएसए में भी इसी तरीके से केंद्र और राज्य के मध्य जो है पावर्स का डिवीजन है। ये हुआ हमारा क्षेत्रीय सत्ता साझेदारी। अब हम चलते हैं सामाजिक और सांप्रदायिक समूहों के बीच जो है किस तरीके से सत्ता साझेदारी है। विभिन्न धार्मिक और भाषाई, जातीय, सांप्रदायिक समूह को सत्ता में भागीदारी दी जाती है, ताकि अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व मिल सके। तो इन सभी के आधार पर भी जो है हम जो है सत्ता में साझेदारी दी जाती है। जैसे बेल्जियम की बात करें तो वहां पे डच और फ्रेंच भाषी जो है समुदाय के बीच जो है सत्ता की साझेदारी की गई। अब बेल्जियम में क्या था कि बेल्जियम में जो है डच और फ्रेंच के बीच जो है संघर्ष हुआ। अब वो संघर्ष जो है, जैसे अगर आप श्रीलंका में देखें, श्रीलंका में सिंगली जो समुदाय है उसने क्या किया, उसने वो जो है मेजोरिटी में था, तो उसने सारी पावर्स अपने तक सीमित रखी और अपने हिसाब से लैंग्वेज डिसाइड कर दी, नेशनल लैंग्वेज। तो उससे क्या होगा, उससे जो वहां पर अल्पसंख्यक थे तो उनके अधिकारों का हनन हुआ, उनको साथ में लेकर नहीं चले। तो वो सत्ता की साझेदारी में मतलब उन्होंने जो है क्या किया, उसने पावर डिवीजन किया ही नहीं। और वहीं हम जो है बेल्जियम का उदाहरण देखें तो बेल्जियम ने इसने जो है उसका उलट किया। क्या किया उसने, डच और फ्रेंच भाषी जो लोग थे उनके मध्य जो है पावर का डिवीजन किया। उसमें जो है उन्होंने जो है चाहे उनकी जो है संसद है उसमें भी डिवीजन किया, फिर जो है उनकी जो नौकरियां हैं उनमें भी डिवीजन किया, ताकि जो है सभी लोगों का योगदान हो। और ये जो आपसी संघर्ष है, जिस तरीके से आप देखते हैं श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ, इस तरीके की स्थिति उत्पन्न ना हो बेल्जियम में, उसके लिए उन्होंने वहां पे सत्ता में जो पावर्स का डिवीजन कर दिया, दोनों ही जो समुदाय थे उनके मध्य। तो सामाजिक और सांप्रदायिक समूहों के मध्य सत्ता की साझेदारी से आपको समझ में आया होगा कि दो जो समूह थे इनके मध्य जो पावर्स का डिवीजन कर दिया गया। तो वो उससे क्या हुआ, उससे वहां पर जो है आपसी संघर्ष नहीं आया उनमें। और वहीं जो है श्रीलंका में वो संघर्ष सामने आया, क्योंकि वो सामाजिक और जो समूह थे वहां पर उनके मध्य जो है पावर्स का डिवीजन नहीं हुआ था। अब भारत में जैसे हम देखते हैं कि अनुसूचित जो जातियां हैं, जनजातियां, अनुसूचित जातियां, जनजातीय और अन्य पिछड़ा वर्ग, तो उनको जो है SC ST और जो OBCs हैं उनको रिजर्वेशन दिया गया है। क्यों दिया गया है, ताकि जो है वो पिछड़े जो रह गए हैं वो जो है सभी के साथ मिल सकें, उनको जो है समानता का भाग हो। और साथ ही साथ वो जो है भारत में जो है ये जो स्थिति है इस तरीके की, जिस तरीके से श्रीलंका में आई, वो स्थिति देखने को ना मिले, और भारत में जो है एकता और अखंडता यहाँ की बरकरार रहे। तो इस सामाजिक आपके समूह के बीच किस तरीके से सत्ता की साझेदारी होती है। अब हम चलते हैं अंगों के मध्य, मतलब जो इसका क्षैतिज वितरण है, ये क्षैतिज वितरण है। भारत सरकार विधायिका
कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या कार्य करती है जी? विधायिका जो है विधि का निर्माण यानी कानून का निर्माण करती है, उसका पालन कौन कराता है? उसका पालन कराता है कार्यपालिका। और न्यायपालिका क्या करती है? हमारे जो अधिकार संविधान में लिखे हैं उनका जो है हनन ना हो, तो उसका ध्यान रखती है न्यायपालिका। अब यहाँ पर जो है सरकार के विभिन्न अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनके बीच शक्तियों का बंटवारा है ताकि जो है कोई भी जो अंग है वो अत्यधिक शक्तिशाली ना हो। ये तीनों जो है आपको दिख रहा है कि इक्वल दिखाए हुए हैं सेम लाइन में, क्योंकि इनके पास जो पावर्स हैं वो क्षैतिज वितरण है शक्तियों का। इनके पास अपनी अपनी पावर्स बिल्कुल डिफरेंट है, ये एक दूसरे की जो शक्तियां हैं उसमें जो है इंटरफेयर भी नहीं करते, तो ये जो है क्षैतिज वितरण है। तो अभी आपसे यहाँ पे जो उदाहरण पूछा था उसी की तरफ चलते हैं कि उदाहरण भारत में जिस तरीके से संसद है वो विधायिका का कार्य है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या कहलाती है? कार्यपालिका, और वहीं उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो है न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो इनका अलग अलग दायरा है, इनके अलग अलग कार्य हैं जिनके जो ये करते हैं। तो ये सभी जो है आपने पढ़ा सत्ता की साझेदारी में, हम जो पढ़ रहे थे अंगों की साझेदारी। तो ये जो है क्षैतिज वितरण जो है सत्ता की साझेदारी का, क्षैतिज वितरण में आप पढ़ेंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में जो है आपकी संसद आती है, कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री आते हैं, और न्यायपालिका में आपके सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आते हैं। तो ये आपका जो है क्षैतिज वितरण। अब जो है हम लास्ट जो इसमें पॉइंट था वो राजनीतिक दलों के बीच में चलेंगे और दबाव समूह। राजनीतिक दलों और दबाव समूह के बीच सत्ता की साझेदारी किस तरीके से होती है? विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं और दबाव समूह मिलकर क्या करते हैं? सत्ता का संचालन करते हैं, विशेषकर जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिला हो। इनमें सत्ता की साझेदारी किस तरीके से हुई? जैसे आप वोट करते हैं, आपने वोट दिए, अब जो है लोकसभा के इलेक्शन में लगाए तो लोकसभा के इलेक्शन में 543 सीट्स हैं, तो 543 सीट है, 543 में से 50%, मोर देन 50% जो है किसी को लाना ही होगा, ठीक है जी। तो मोर देन 50% अगर किसी के पास नहीं आती है सीट्स किसी भी जो है दल के पास, तो फिर उन्हें जो है गठबंधन सरकार बनानी होगी, यानी कोई जो और पार्टी है उसके साथ मिलकर वो पूरी करनी होंगी। तो जब वो पूरी हो जाएंगी, तो अब इसमें क्या हो रहा है? राजनीतिक दलों के बीच में सत्ता का बंटवारा हो गया। किस तरीके से? क्योंकि अब जो है उनकी भी सुननी होगी उन्हें। अगर एक ही दल को जो है सारे जो है सीट्स मिल जाए मोर देन 50%, तो वो अपने अनुसार कार्य कर सकते हैं। पर वहीं जो है जब उन्हें गठबंधन सरकार में देखेंगे तो उन्हें जो है सत्ता की साझेदारी करनी होगी, मतलब अपनी पावर्स भी डिवीजन करनी होंगी। अगर उन्हें जो है कोई कार्य करना है तो दूसरा जो समूह है जिसके साथ जो है, या दूसरा जो दल है जिसके साथ उन्होंने अपनी सरकार बनाई है, तो उसके लिए भी कार्य करने होंगे उन्हें। तो ये है यहाँ पर पावर का डिवीजन राजनीतिक दलों के मध्य। अब उदाहरण कैसे देखते हैं हम? भारत में गठबंधन सरकारें जैसे यूपीए है और एनडीए है। यूपीए जो कि कांग्रेस के साथ जो मिलकर जो है अन्य जो जो क्या है पार्टीज जो जुड़ी हुई हैं, और वहीं एनडीए जो बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं। कई यूरोपीय देशों में बहुदलीय गठबंधन सरकारें हैं। तो बहुदलीय ये सब जो है जो यूपीए एनडीए क्यों बनी है? इसका कारण क्या रहा कि 1990s के बाद क्या हुआ कि पूर्ण रूप से बहुमत वाली सरकारें खत्म हो गई। डायरेक्ट पूरा बहुमत किसी सरकार को मिला नहीं, तो अब इन्हें जो है अपनी गठबंधन सरकारें बनानी पड़ी, जो आप देख रहे हैं जो यूपीए और एनडीए के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो अब क्या हो रहा है कि इनके माध्यम से फिर सरकार बनाने, अब इन्हें भी कभी कभी जो है जो इनका गठबंधन ग्रुप है इनको भी पूरी तरीके से जब सीट्स नहीं मिले पूरी, तो इन्हें जो है अन्य दल का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें जो है पावर शेयरिंग होती है। यही आपको यहाँ पे जानना था कि सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। आपने उसके उदाहरण भी देखे, जो राजनीतिक दलों का उदाहरण आपने भारत में देखा किस तरीके से गठबंधन सरकार को देख रहे हैं आप, यूपीए और एनडीए वाला, और यूरोपीय देशों में भी अब इस तरीके से आपको देखा जा सकता है। नीचे ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स हैं, इनको देख के आप पहचान सकते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज हैं। तो ये जो है हमारा किस तरीके से सत्ता की साझेदारी का अलग अलग तरीके से साझेदारी होती है। ये हमने 4 तरीके पढ़े। कौन कौन से तरीके पढ़े जी? हमने जो है पढ़ा क्षैतिज वितरण। इसका क्षैतिज वितरण में क्या होता है? जिसमें जो है न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका होती है। फिर ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है, यानी कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वितरण में क्या होता है? इसमें जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार आती है, जिनके मध्य जो है पावर डिवाइड होती है। फिर हमने राजनीतिक दलों के बारे में भी पढ़ा कि राजनीतिक दलों में किस तरीके से होता है ये पावर डिवीजन जब गठबंधन सरकार बनती है। और वहीं हमने सामाजिक समूह है, समुदाय हैं, एनजीओज हैं, वो उनके बारे में पढ़ा। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स थे जिसमें जो है हमने बात की सत्ता की साझेदारी किस किस तरीके से होती है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बात की हुई है सत्ता की हिस्सेदारी का। एक उदाहरण देना है आपको
और एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताना है, भारतीय संदर्भ में बताना है। भारत में किस तरीके से सत्ता की साझेदारी है, और इसमें जो है आपको एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताना है उसका। तो भारत में सत्ता की साझेदारी में अगर हम देखें तो अब बात करें तो भारत में क्या हो रहा है कि अनुसूचित जाति, SC ST और OBC जो देख रहे हैं, इन सभी को जो है शिक्षा में, नौकरियों में और राजनीति, जैसे कि संसद और विधानसभाओं में, इन सभी में ही जो है रिजर्वेशन है, आरक्षण दिया हुआ है। ये तो आपने भारतीय संदर्भ में पढ़ा कि सत्ता की हिस्सेदारी के बारे में। अब इसमें जो है हम इसका जो तार्किक कारण क्या है और एक नैतिक कारण क्या है जी। तार्किक कारण क्या है, क्योंकि भारतीय समाज में इतिहास में क्या रहा कि इन वर्गों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा रखा गया था जी, पर इन्हें जो है विशेष अवसर ना दिए जाए तो मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे, तो इन्हें जो है ये विशेष अवसर दिए गए ताकि ये मुख्य धारा से जुड़ सकें। तो अगला कारण क्या है, अगला तार्किक कारण क्या है, सत्ता में उनकी भागीदारी में समाज में समानता आएगी। अब वो जो है माना गया कि वो पिछड़े रह गए समाज में, तो अब हम उन्हें जो है समान रूप से एक ही पायदान पे लाने के लिए ये प्रोवाइड किया गया रिजर्वेशन। और लोकतंत्र की जड़ें भी जो है इससे मजबूत होंगी, क्योंकि जो है वो जो है हमारे साथ जो है जोड़ पाएंगे, या सभी के साथ, जो प्रत्येक भारत का नागरिक है वो सब एक दूसरे को समानता की दृष्टि से देख पाएगा। वो अगर पिछड़े रह गए हैं तो वो भी साथ में जुड़ जाएंगे। फिर यह सामाजिक असंतोष, समाज में कोई जो है असंतोष ना हो, समाज में कोई संघर्ष ना हो, समाज में जो है हमारे जो है भारत में गृह युद्ध जैसी समस्या ना हो, इसलिए ये सत्ता में हिस्सेदारी दी गई। और तनाव को भी कम करता है, जिससे क्या हो रहा है, राष्ट्रीय एकता और स्थिरता बनती है। राष्ट्रीय एकता, अब सभी जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, तो इससे राष्ट्रीय एकता बनती है। ये इसके तार्किक कारण रहे। अब नैतिक कारण क्या है जी, नैतिक कारण है कि समाज का नैतिक दायित्व बनता है कि ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारे और उन समुदायों को न्याय दिलाए जिन्हें सदियों से भेदभाव और शोषण झेलना पड़ा है। नैतिक कारण क्या है कि नैतिक रूप से जो समुदाय पिछड़ा था, जिसके साथ अन्याय हुआ, उसे अब न्याय दिलाया जाए और उनको जो है वो अधिकार प्रोवाइड किए जाएं। फिर सत्ता में उनको हिस्सेदारी जैसे देना, जैसे समानता, न्याय, गरिमा जैसे संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करना। उन्हें जो है, अब समानता की बात करते हैं हम संविधान में, तो वो समानता उन्हें मिले, न्याय मिले उन्हें, उनकी जो प्रत्येक नागरिक की जो गरिमा है उसका ध्यान रखा जाए। ये आपके नैतिक कारण रहे। और इन नैतिक और तार्किक कारणों को जो आप देख रहे हैं वो आपके संविधान में अब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं कि सत्ता की हिस्सेदारी किस तरीके से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को शिक्षा, नौकरी और राजनीति में किस तरीके से आरक्षण दिया गया, ताकि वो जो है हमारा जो राष्ट्र है वो क्या हो, स्थिरता बनी रहे और उसमें राष्ट्रीय एकता रहे। तो ये इसके युक्तिपरक और नैतिक कारण रहे भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स जो हैं उनके अलग अलग निष्कर्ष निकले हैं उनके, तो आप जो है किससे सहमत है आपको बताना है। अब थम्मन जो है, पहला बच्चा है थम्मन, क्या कह रहा है, जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय आधार पर विभाजन हो। अब यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ वही सत्ता की हिस्से साझेदारी जरूरी है, सिर्फ वही जो है जहां पर क्षेत्रीय, भाषाई, जातीय आधार पर विभाजन हो। देखिए बिल्कुल सही है, क्षेत्रीय, जातीय और भाषाई आधार पर जहां पर विभाजन हो वहीं जो है सत्ता की साझेदारी जरूरी है। पर यहाँ पर लिखा है सिर्फ वहीं, तो ये जो है सीमित कर रहा है इस आंसर को, तो सीमित कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। थमन का तो आंसर गलत हो गया। फिर मथाई की क्या जो है इस पे निष्कर्ष निकाला इन्होंने, सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे बड़े देशों के लिए। ये कह रहे हैं सिर्फ ऐसे बड़े देशों के लिए। क्या सत्ता की साझेदारी सिर्फ बड़े देशों के लिए है, ये छोटे देशों के लिए नहीं होगी? तो यहाँ पर ये जो इन्होंने सिर्फ एक बड़े देशों की बात की, तो यहाँ पर इनका भी पॉइंट गलत हो जाता है, इनका निष्कर्ष गलत हो जाता है कि ये सिर्फ बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जहाँ क्षेत्रीय विभाजन मौजूद है। तो इनका भी पॉइंट गलत हो जाता है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ बड़े देशों की बात की, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर औसफ की बात आती है, औसफ क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी जरूरत है। बिल्कुल सही है कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता है, अब वो छोटा हो या फिर उसमें जो है सामाजिक विभाजन ना हो। अब सामाजिक विभाजन हो ना हो, छोटा हो बड़ा हो, वो सभी जो देश हैं वहां पर सभी में ही सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता है। तो औसफ का ये जो आंसर है ये करेक्ट हो जाता है।
तो यहाँ पर जो है ओसेफ से जो है करेक्ट हो जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित होती है उससे, और साथ ही साथ सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता और लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सके। इससे स्थिरता आती है, आपका न्याय समानता को बढ़ावा मिलता है। इसलिए जो है सत्ता की साझेदारी के लिए सभी देशों के लिए आवश्यक है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे जो है वहां पर समाज में विभाजन हो या ना हो। ठीक है जी, तो ये आपका थर्ड जो ओसेफ का जो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला था कि वो जो है छोटा देश हो या बड़ा देश हो, सभी में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता है। और क्यों है वो आवश्यकता, वो यहाँ पर दिया हुआ है। उससे प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित होती है जी, सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता किसी एक व्यक्ति के पास या कुछ ही लोगों के पास, लोगों के अधिकारों की रक्षा होती है, देश में स्थिरता आती है, न्याय और समानता को बढ़ावा मिलता है। तो ये सभी जो है कारण रहे जिसकी वजह से जो है सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता है, वो हर देश को आवश्यकता है। अब यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ब्रुसेल्स। बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट स्थित जो शहर है मर्स्टेम, वहां के जो मेयर हैं उन्होंने अपने यहाँ के स्कूलों में क्या किया, उन्होंने फ्रेंच जो है बोलने पर रोक लगा दी कि अब जो है हमारे यहाँ यानी कि ब्रुसेल्स के निकट जो है, बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट जो है जो मर्स्टेम शहर है, वहां के मेयर कहते हैं कि अब हमारे यहाँ जो फ्रेंच बोलने पर जो है पाबंदी है हमारे स्कूलों में। उन्होंने कहा कि इससे डच भाषा ना बोलने वाले लोगों को इस फ्लेमिश शहर में लोगों से जुड़ने की मदद मिलेगी। अब वो जो फ्लेमिश शहर से लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी, तो डच भाषा जो बोलते नहीं थे तो उन्हें अब डच बोलने के लिए बाध्य किया जा रहा है कि आप डच सीखें। क्या आपको लगता है कि ये जो फैसला है बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना से मेल खाता है? फ्रेंच पे रोक लगाई ताकि जो है वहां के लोग जो कि डच नहीं सीख रहे थे अब डच सीखें। अब ये जो वर्तमान में अगर हम महाराष्ट्र में उदाहरण देखें तो महाराष्ट्र में किस तरीके से मराठी भाषा को प्रमोट किया जा रहा है कि आप अन्य जो लैंग्वेजेस हैं वो उन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया जाए। इसी तरीके से आप अब न्यूज़पेपर में देखते होंगे, चाहे कर्नाटक हो, तमिलनाडु, अन्य राज्यों में इस तरीके के जो है आपको केसेस दिखे जाते हैं जहां पर जो है अगर जो कन्नड़ है उस भाषा में नहीं बोला उन्होंने तो उनके साथ मारपीट की गई। देखिए, भाषा जो है एक माध्यम रहा हमेशा से हमारी जो विचारों को आदान प्रदान करने का, वो जो है ऐसे एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होगा कि आप इस क्षेत्र में सिर्फ वही भाषा का प्रयोग करें। भाषा कोई भी हो सकती है, सिर्फ उससे जो है हमारे विचारों का आदान प्रदान होना जरूरी है, चाहे वो कन्नड़ ही हो। अगर कन्नड़ किसी को नहीं आती है तो उसे दूसरी भाषा आती है तो उसमें भी तो अपने विचार प्रकट कर सकता है। जरूरी थोड़ा है कि उसे कन्नड़ ही सीखनी पड़े, और कन्नड़ भाषी व्यक्ति को जरूरी थोड़ा है कि उसे हिंदी ही सीखनी पड़े, वो कन्नड़ में ही अपने विचार प्रस्तुत करना चाह रहा है। तो भाषा सिर्फ माध्यम है। तो यहाँ पर जिस तरीके से बताया गया कि दूसरी भाषा को बैन ही कर देना, कि फ्रेंच को बोलने से बैन कर देना ताकि जो है डच भाषा सीख सकें उस क्षेत्र में, क्योंकि डच भाषी ज्यादा लोग थे तो डच भाषा सिखाने के लिए वहां पे फ्रेंच बंद ही कर दी गई। तो ये क्या सत्ता के जो यहाँ पर साझेदारी की व्यवस्था का मूल भावना के से मेल खाता है? देखिए, सत्ता की साझेदारी इसके मेल खाएगा या नहीं खाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कि सत्ता की साझेदारी में प्रत्येक जो वर्ग है उसको समान जो है प्रतिनिधित्व मिले। अब भाषा ही है वही, तो प्रत्येक भाषा को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अब आप संविधान में देखिए, अगर हमारे जो संविधान जो निर्माता थे उन्होंने 22 भाषाओं को दर्जा दिया, हमारे संविधान में 22 भाषाएं रखी गई, तो वो तो एक भी रख सकते थे, पर एक क्यों नहीं रखी या दो क्यों नहीं रखी? क्योंकि वो प्रत्येक जितनी भी भाषाएं वो उसमें रख पाए, उन्होंने 22 भाषाएं रखी ताकि ये जो सत्ता की साझेदारी है उसका जो है हनन ना हो, मतलब सभी को जो है एक इक्वेलिटी वाली फील हो, सभी को लगे कि हमारी भाषा जो है संविधान में है। अगर सिर्फ हिंदी को रख दिया जाता या फिर हिंदी को भी हटा के इंग्लिश को रख दिया जाता, कन्नड़ को ही सिर्फ रख दिया जाता, तमिल को ही रख दिया जाता, तो उससे जो है हमारे आपसी संघर्ष बढ़ते। तो उस आपसी संघर्ष को कम करने के लिए ही ये जो है हमारी 22 भाषाओं को संविधान में रखा गया। अब यहाँ पर जो है ये सत्ता की साझेदारी के बिल्कुल खिलाफ है। आंसर में देख लेते हैं क्या दिया है, तो वही कि नहीं, ये जो फैसला जो है बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की मूल भावना के मेल नहीं खाता। क्यों नहीं खाता जी? बेल्जियम की जो व्यवस्था का उद्देश्य जो था सभी भाषाई समुदाय जो थे उन्हें समान अधिकार और सम्मान देना था। अब अगर आप बेल्जियम में देखें तो श्रीलंका में जिस तरीके से जो वहां पर एक ही भाषा पर जो है फोकस किया गया, उसे ही जो है देश की राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया। वहीं बेल्जियम में देखें तो दोनों ही भाषी जो लोग थे उनको जो है समान प्रतिनिधित्व दिया गया, तो वो जो है उसके खिलाफ है। ये तो यहाँ पर क्योंकि उन्होंने दोनों को अधिकार दिया और सम्मान दिया,
किसी भाषा पर रोक लगाना विभाजन को बढ़ा सकता है। अगर हम किसी भी भाषा पर रोक लगाएंगे तो उस भाषा के लोग जो हैं उनमें जो है एक रोष बढ़ेगा, एक जो है क्या बढ़ेगी, हीन भावना बढ़ेगी, क्योंकि हमारी भाषा को जो है आप मान ही नहीं रहे कुछ। तो सामाजिक एकता और सह अस्तित्व की भावना कमजोर होती है, क्योंकि सामाजिक एकता बढ़ाने के लिए हमें सभी को समान प्रतिनिधित्व देना होगा, ताकि वो लोग जो है आप उस देश के साथ कनेक्ट हो सकें। अगर हम उन्हें जो है समान प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, उन्हें समानता का भाव स्पष्ट ही नहीं होगा, उनकी भाषाओं को जो है उनकी भाषाओं को जो है सम्मान नहीं देंगे, तो उससे क्या होगा, उससे जो है हमारी जो एकता है वो नहीं रहेगी, क्योंकि उनमें जो है रोष बढ़ जाएगा और वो जो है अपने उस देश से जो है कटना शुरू कर देंगे, वो जुड़ नहीं पाएंगे उस देश के साथ। और वहीं जो है हम उनकी भाषाओं को जोड़कर चलेंगे, जिस तरीके से बेल्जियम ने किया भी, दोनों भाषाओं को जो है इक्वल योगदान सम्मान दिया, तो उससे क्या हुआ, दोनों ही में जो है वो जो एक संघर्ष वाली स्थिति बन सकती थी उससे बच गया बेल्जियम। और अब जो है आप देख भी सकते हैं कितने अच्छे से रहा। फिर उसके बाद जो है तो ये जैसे आप यहाँ पे मैप में भी देखेंगे तो ऊपर जो है डच भाषाई लोग थे और नीचे फ्रेंच। ऊपर जो शहर था जिसमें आपने मर्चटेम जो मेयर थे, मर्चटेम जो शहर था ये डच भाषी लोगों में था। तो यहाँ पर जो है अब इन्होंने कहा कि फ्रेंच भाषा बंद कर दो यहाँ पे। अब यहाँ पर फ्रेंच भाषा बंद कर देंगे तो यहाँ डच भाषी ज्यादा है, पर फ्रेंच भाषा बंद कर देंगे तो फ्रेंच भाषी जो लोग हैं उनके मन में जो है हीन भावना आएगी इनके प्रति, तो आपस में संघर्ष बढ़ सकता था। इसलिए जो है वहां की सरकार ने दोनों को जो है समान प्रतिनिधित्व देके ये जो है जो संघर्ष को खत्म किया। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये जो है आप एक बार पूरी स्टेटमेंट आपको 5 सेकंड में देता हूँ, एक बार आप देखिए कुछ सेकंड में। इसमें जो क्वेश्चन लिखा है एक बार देखिए आप, फिर मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा साइड में ही खड़े होकर इसको पढ़ूंगा ताकि आप जो है पूरा देख पाए। महात्मा गांधी के सपने को साकार करने और अपने संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें पंचायतों को अधिकार देने की जरूरत है। पंचायतों को अधिकार देने की बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी का जो सपना था कि स्थानीय जो सरकारें हैं स्थानीय स्तर पर जो है शक्तियां मिले ताकि स्थानीय स्तर पर कार्य हो सके, उसी की बात कर रहे हैं। पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। पंचायती राज में क्या हो रहा है, स्थानीय स्तर पर पावर्स मिल रही है, जिसकी वजह से जो है लोकतंत्र जो है और जो है सशक्त होता है। ये सत्ता उन लोगों के हाथों में सौंपते हैं जिनके हाथों में इसे होना चाहिए। तो स्थानीय स्तर पर जाएगी जो पावर्स, भ्रष्टाचार कम होगा और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने में एक उपाय के रूप में काम करेगी, जो कि पंचायतों को अधिकार दिया जाएगा। तो भ्रष्टाचार कम होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि क्या हो रहा है उससे जो पावर्स है वो डायरेक्ट उन लोगों के पास जा रही है जहां पर कार्य होना है, उन्हीं के पास जो है वो पैसा जाएगा, वो उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रशासनिक कुशलता मतलब प्रशासन में जो कार्य करने थे जो राज्य स्तर पर, अगर आप देखें कि पंचायतें क्या काम कर रही है, राज्य अगर वही काम राज्य को करने हो, राज्य में आपने विधायक को चुना, विधायक के पास बहुत बड़ा एरिया होता है, वहीं पंचायत के पास एक छोटा एरिया होता है, वो उसमें कार्य आसानी से कर सकते हैं। वहां के लोग मिलकर निर्णय ले सकते हैं कि हमारे यहाँ किस कार्य को महत्व दिया जाना चाहिए, पहले कौन सा कार्य होना चाहिए। तो वो जो है प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाता है। जब विकास की योजनाएं, यहां से पढ़ रहे हैं आप, जब विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी तो इन योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा और इससे भ्रष्ट जो बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा। बिल्कुल सही, पंचायती राज से क्या होता है, लोकतंत्र की जो नींव होती है वो मजबूत होती है। अब हमें इसमें जो है जो युक्ति परक आपको कारण लग रहे हैं उनका चुनाव करना है। इस स्टेट में जो पूरी स्टेटमेंट है इसमें से क्या क्या आपको युक्ति परक कारण लग रहे हैं वो आपको निकालने हैं। किससे रिलेटेड, सत्ता की साझेदारी से रिलेटेड। तो आइए चलते हैं, आपने आप पढ़ लिया है कौन क्या रहा है इसमें। जैसे इसमें हम बात कर रहे थे पंचायतों को क्या होगा, शक्ति दे रहे हैं तो उससे भ्रष्टाचार जो है क्या होता है, कम होता है। तो हमने बात की थी कि भ्रष्टाचार कम होता है इससे। और प्रशासनिक कुशलता की हमने बात की थी कि प्रशासनिक दक्षता जो है बढ़ती है, ये इसका भी एक तरीका है। तो दो चीजें हुई हमारी इसमें, एक तो प्रशासनिक कुशलता बढ़ेगी, दक्षता बढ़ेगी, और साथ ही साथ इसमें जो है जो भ्रष्टाचार होता है वो खत्म होगा, क्योंकि जो सरकार की योजना है, जो भी योजनाएं लाना चाहती है सरकार, वो डायरेक्ट जो रीजनल लेवल पे यानी स्थानीय स्तर पर डायरेक्ट उनको लागू किया जा सकता है, वो कार्य किए जा सकते हैं। तो इससे बीच में जो पैसा भ्रष्टाचार बढ़ता था, उस पैसे का लेन देन में जो कमी आती थी या उसके जो है भ्रष्ट लोगों के द्वारा
खा लिया जाता था या वो पहुंच नहीं पाता था उन जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो योजनाएं थी वो स्थानीय स्तर तक पहुंच नहीं पाती थी। अब वो डायरेक्ट पहुंच पाएंगे और उन लोगों तक पहुंचकर वो कार्य होगा, तो वो भ्रष्टाचार उससे खत्म होगा और प्रशासन मजबूत होगा। तो ये दो पॉइंट निकल कर आते हैं इसमें। अब यहाँ पर जो है आपको सत्ता के बंटवारा जो था उसके पक्ष में और विपक्ष में तर्क दिए हुए, जो आपको तर्क लग रहे हैं सत्ता के बंटवारे के पक्ष में है, आपको उनकी पहचान करनी है और उनको निकालना है। नीचे जो है आपके सारे काम दे रखे हैं, यानी कि इसे आप 1 2 3 4 ऑप्शन में लिख सकते हैं। जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आप 1 2 3 4 के माध्यम से भी कमेंट कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो यहाँ से आपको कुछ जो है कै खे गे खे चे छे जे, इनको जो है कौन कौन सा जो है सत्ता की साझेदारी के समर्थन में है, तर्क है, उससे रिलेटेड है, पक्ष में है, आपको उन पॉइंट्स को निकालना है और यहाँ पे चेक करना है और उस ऑप्शन को बताना है। पहला पॉइंट क्या है जी? विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। अगर हमने जो है बेल्जियम के माध्यम से देखा, बेल्जियम में डच और फ्रेंच भाषी लोगों को दोनों के मध्य जो है सत्ता की साझेदारी दी गई, दोनों को इक्वल पावर्स दी गई। उससे क्या हुआ, वहां पे जो टकराव होना था वो टकराव नहीं हुआ। तो विभिन्न समुदायों के बीच जो टकराव को कम करती है, बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। पक्षपात का अंदेशा कम करती है, तो पक्षपात का क्या अंदेशा कम करती है? बिल्कुल सही, पक्षपात नहीं होता। फिर निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है। देखिए, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसको अटकाती नहीं, बल्कि उसमें देरी तो होती है पर वो प्रोसेस पूरा होता है, अटकाती नहीं है। ये जो ऑप्शन था गलत हो जाता है। विविधताओं को अपने में समेट लेती है। तो विभिन्न जो समुदाय के वर्ग के लोग हैं, चाहे विभिन्न भाषाओं से संबंधित हो, चाहे विभिन्न धर्मों से संबंधित हो, तो उन सभी को अपने में समाहित कर लेती है। तो बात बिल्कुल सही है। अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है। देखिए, जब हम पावर्स सभी को इक्वल दे रहे हैं तो उससे आपसी फूट थोड़ी ना बढ़ रही है, बल्कि आपसी सहयोग, आप राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ रही है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। बिल्कुल सही, सत्ता में जो लोगों की भागीदारी बढ़ रही है ये तो बिल्कुल सही है। सत्ता की साझेदारी से देश की एकता और अखंडता कमजोर करती है? बिल्कुल नहीं, देश की एकता और अखंडता तो बढ़ती है, क्योंकि हमने पावर्स को डिवाइड किया है, सभी लोगों को इक्वल जो है इक्वलिटी के तौर पे देखा, समान रूप से देखा, उनके बीच में जो पावर्स उन्हें मिलनी चाहिए थी वो भी दी। तो उससे जो है देश की एकता और अखंडता बढ़ती है, कमजोर नहीं होती। तो हमारे जो ऑप्शन है आप देख रहे हैं, कै खे गे कै खे घे और चे जो है हमारे सही हो जाते हैं। सॉरी, तो हमारा कौन सा हो जाएगा आंसर? जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, जिसमें जो है कै खे गे और 6। तो हमारे जो करेक्ट हुए इधर भी लगा देता हूं मैं आपके लिए। फर्स्ट, सेकंड जो करेक्ट था हमारा, थर्ड करेक्ट था और हमारा जो सेकंड लास्ट, ये 4 करेक्ट थे, जो कि सत्ता की साझेदारी के पक्ष में तर्क थे। तो ये आप जो है इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। आप जो है जो क्लियरिटी बनी होगी सत्ता की साझेदारी पे, उससे आपने अपने ये पॉइंट्स जो है ढूंढ भी लिए। ये थर्ड आंसर आपको दिख ही गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बेल्जियम और श्रीलंका से रिलेटेड है, कि बेल्जियम और श्रीलंका में जो है सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में आपने यहाँ पर कुछ बयान दिए गए हैं, आपको उन्हें देखना है और फिर आपको जो है कौन सा सही है उसे देखना है। देखिए, पहला जो दिया हुआ है, बेल्जियम में डच भाषी जो बहुसंख्यक हैं, जो डच भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक मतलब मेजोरिटी में है वो, ने फ्रेंच भाषी जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं उन अल्पसंख्यक यानी कि वो माइनॉरिटीज में है, पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। तो उन्होंने क्या किया, जो मेजोरिटी वाली पॉपुलेशन है उन्होंने जो माइनॉरिटी है उस पर जो है अपना प्रभुत्व जमाया। तो क्या ये बात सही है सत्ता की साझेदारी के संबंधित? देखिए, सत्ता की साझेदारी में तो दोनों को जो है इक्वल राइट्स मिलने चाहिए थे, पर यहाँ पर तो दबदबा बनाया मेजोरिटी ने। ये तो बात बिल्कुल गलत हो जाती है। पहला तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड क्या है, सरकार की नीतियां ने सिंगली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब जो है आप बहुमत में आए, यानी लोगों ने जब चुना आपको और फिर जो है वो बहुमत में सरकार बनी, अब सिंगली भाषा की बने या चाहे किसी और की बने, तो अब सरकार की नीतियों ने सिंगली भाषी बहुसंख्यकों का पर प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। लोगों ने चुना उन्हें और फिर सिंगली भाषा जो बहुसंख्यक थे उन्होंने अपना प्रभुत्व बनाने में का प्रयास किया। तो यहाँ पर जो सरकार की नीतियों के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर बहुसंख्यक ने खुद जो है
जैसे ऊपर आपने देखा कि ऊपर वाले ऑप्शन में जो डच भाषी बहुसंख्यक थे उन्होंने प्रभुत्व जमाया फ्रेंच भाषी पे, पर यहाँ पर सरकार की नीतियों के अनुसार चल रहा है, यहाँ पर जो है सिंगली भाषी जो है अपना प्रभुत्व नहीं जमा रहे, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें जो है आप ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग में दिया क्या है, क्योंकि कुछ कभी कभी जो है आप जो है डायरेक्ट देखेंगे सिंगली भाषा वाले जो है यहाँ पर बात की जा रही है कि वो प्रभुत्व जमा रहे हैं, आप याद रखेंगे मेजोरिटी में थे तो मेजोरिटी के अनुसार आप इसे गलत कर जाएंगे, पर आपको ध्यान रखना है कि सरकार की नीतियों के अकॉर्डिंग बात हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं, अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने, शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका में क्या हो रहा है, तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचा पर बांटने की मांग की। अपनी संस्कृति और भाषा बचाने के लिए, शिक्षा तथा रोजगार पाने के लिए तमिल, क्योंकि आपको पता है कि माइनॉरिटी में है, तो उन्होंने संघीय ढांचा की बांटने की मांग की, तो बिल्कुल सही है, सत्ता की साझेदारी में उनको भी मौका मिलना चाहिए और उनकी जो पावर्स हैं वो मिली बटनी चाहिए और उनकी भाषा और संस्कृति को भी बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया, बिल्कुल सही है। वहां पर जो है एकात्मक सरकार नहीं आई, जो बहुसंख्यक थे उन्होंने ही अपनी सरकार नहीं बनाई, बल्कि जो दोनों भाषा के लोग थे उन्होंने मिलकर जो है एक संघात्मक सरकार, संघीय शासन व्यवस्था अपनाई, और जिससे जो है भाषा के आधार पर जो बेल्जियम टूट सकता था वो नहीं टूटा। हमारे जो 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, और वो 3 ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहे हैं, वो 3 ऑप्शन आपको फोर्थ जो ऑप्शन है आपका उसमें दिख रहे हैं, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। फर्स्ट आपको दिख ही रहा होगा कि प्रभु इसमें जो है सत्ता की साझेदारी के अनुसार आपको देखना था आंसर, जो कि आपको फर्स्ट जो है इनकरेक्ट हुआ और तीनों आपके करेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर जो है इसमें मैप भी दिया हुआ है आपको, जैसे हम जो है डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोग किस तरीके से जो है, अगर आप देखें जो हमारा बेल्जियम है वहां पर किस तरीके से बंटवारा है, पर उन्होंने जो है अपनी पावर शेयरिंग की, अगर वो चाहते तो जो है आपस में युद्ध भी हो सकता था उनके मध्य, पर उन्होंने जो है पावर शेयरिंग की, सत्ता की साझेदारी दी की, और उससे जो है अपना संघर्ष जो हो रहा था उससे वो बच गए। पर आप श्रीलंका में देखिए, श्रीलंका में जो सिंगली थे वो लगभग 75% है, 75% है। वहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रीलंकन जो तमिल है वो 11.2 और इंडियन तमिल भी वहां पर रहते हैं, अगर आपको नहीं पता तो इंडियन तमिल भी वहां पर रहते हैं, दोनों का परसेंट लगभग 15% हो जाता है। और वहां पर श्रीलंकन मूर भी रहते हैं, तो उनका परसेंट जो है 9.2 है। तो ये आपको जो है समझने में भी हेल्प करेगा श्रीलंका की पॉलिटिक्स जो है, और श्रीलंका के जो संघर्ष रहा उसका कारण भी समझने में मदद करेगा, क्योंकि 75% मेजोरिटी जो है सिंगली की थी, तो पर 25% अन्य जो पॉपुलेशन थी उनका भी तो ध्यान रखा जाना था, पर उनका जब ध्यान नहीं रखा गया तभी वहां पर ऐसी स्थिति बनी और गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी अगर वो सत्ता की साझेदारी को फॉलो करते हैं, और वो जो है इन सभी वर्गों को भी समान जो है जो पावर्स थी वो प्रोवाइड करते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें मैच करना है। मैच कैसे करना है, आपको लेफ्ट में जो दिए चीजें हैं उससे राइट से मैच करना है। नीचे आपके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, इसमें आप जो 1 2 3 4 के अनुसार भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जो भी आपका आंसर होगा, क्योंकि सारे गामा तो आप लिख नहीं पाएंगे। अब चलते हैं हमारे फर्स्ट जो है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच जो सत्ता का बंटवारा होगा उसे क्या कहेंगे, उसे सामुदायिक सरकार कहेंगे, अधिकारों का वितरण कहेंगे, गठबंधन सरकार कहेंगे, या संघीय सरकार कहेंगे। देखिए सरकार के विभिन्न अंगों के बीच जो सत्ता का बंटवारा होगा उसे अधिकारों का जो है वितरण कहा जाएगा। पर वही जो है विभिन्न स्तरों की सरकार, देखिए इससे आपको याद आ रहा होगा कौन कौन से अधिकारों का वितरण हो रहा है। यहाँ पर अंगों के मध्य कौन कौन सी आती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, वो तीनों अंगों की बात हो रही है। यहाँ पे उन 3 अंगों की बात हो रही है जो कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनमें सत्ता का बंटवारा कैसे होता है, उनके अधिकार डिवाइड किए जाते हैं। अब सेकंड पे चलते हैं हम, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा। विभिन्न स्तर कौन से, अब ऊर्ध्वाधर आपने वितरण पढ़ा था जिसमें आपने केंद्र सरकार पढ़ी, केंद्र सरकार के बाद आपने राज्य सरकार के बारे में, इसमें जो है राज्य सरकार हुई और साथ साथ आपकी स्थानीय सरकार। तो ये तीनों के पास जो है किस तरीके से पावर का डिवीजन होता है वो हम देखते हैं। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच जो बंटवारा होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे हम संघीय सरकार बोलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन विभिन्न सामाजिक जो समूह है उनके बीच सत्ता की साझेदारी किस तरीके से होती है। तो आप दो ही ऑप्शन देख रहे हैं, सामुदायिक सरकार और गठबंधन सरकार। सामाजिक समूह से रिलेटेड आपका सामुदायिक सरकार हो जाती है। और दो या दो से अधिक दल, जब जो है एक दल के पास जो है मेजोरिटी ना हो, यानी कि जब जो है एक दल के पास मोर देन 50% सीट्स ना आए, तो उसे जो है अन्य दल के साथ जुड़कर जो है सरकार बनानी होती है और वो सीट्स पूरी करनी होती है। इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही जो है हम गठबंधन सरकार बोलते हैं। यानी जिसमें जो है एक दल के पास जब पूरी नहीं हो पाती सीट सरकार बनाने के लिए, तो दूसरे दल के साथ मिलकर सरकार बनाता है, इसे ही हम गठबंधन सरकार कहते हैं। यहाँ पे जैसे दे रखा है, दो या दो से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, इसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। तो फर्स्ट का ऑप्शन हमारा सेकंड था, फर्स्ट का जो है हमारा सेकंड क्या हो गया था, सेकंड का हमारा फोर्थ हो गया था। तो सेकंड का फोर्थ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये हो गया, तो यही हमारा थर्ड जो है आंसर हो जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अंगों के बीच जो है, तो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच का अर्थ हुआ अधिकारों का वितरण, जो कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य। विभिन्न स्तर के बीच यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, इसमें क्या हो रहा है, संघीय सरकार कहलाती है। सामाजिक समूहों के बीच सत्ता साझेदारी सामुदायिक सरकार कहलाती है। और दो या दो से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी गठबंधन सरकार कहलाती है। तो ये आपके मैथ्स का कॉलम थे, जो कि आपको क्लियर हुए होंगे। अब जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, जिसमें हम बात करेंगे, दो यहाँ पर बयान दिए हुए हैं, आपको पढ़ने हैं और आपको बताना है कि कौन सा जो है सही है और कौन सा गलत है। पहला क्या है बयान, सत्ता की साझेदारी से रिलेटेड है, लोकतंत्र के लिए लाभकर होती है क्या। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लाभकर है। लोकतंत्र में क्या हो रहा है, लोकतंत्र में क्या होता है, सभी को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, वहां पर प्रत्येक नागरिक के साथ समान व्यवहार हो, उसकी भाषा, जाति, धर्म, किसी के आधार पर उससे जो है भेदभाव ना हो। तो बात बिल्कुल सही है, सत्ता की साझेदारी में तो ये हो रहा है, प्रत्येक जो वर्ग है उसको समान रूप से माना जाए, उसको जो है पावर शेयर की जाए उसके साथ। तो ये जो है सत्ता की साझेदारी जो है लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही है, ये लाभकर है। सेकंड क्या है, सेकंड जो दिया हुआ है आपका, ये सेकंड है, इससे सामाजिक समूहों के मध्य टकराव का अंदेशा घटता है। तो जब हम जो है प्रत्येक जो वर्ग रह रहा था, सामाजिक समूह जो रह रहे थे, उनके मध्य पावर्स उन्हें मिल जाएंगी, तो क्या उनके मध्य टकराव होगा। क्या जो है श्रीलंका की तरह, जब वहां के जो एक भाषा जो मेजोरिटी थी, उन्होंने जो है अन्य भाषाओं के लोग जो तमिल जो बोलते हैं, उनको जब प्रतिनिधित्व नहीं दिया, उनके साथ पावर शेयर नहीं की, तभी तो गृह युद्ध जैसी जो स्थिति हुई वो उत्पन्न हुई। और वहीं हम बेल्जियम को देखें, बेल्जियम ने किस तरीके से डच और फ्रेंच जो भाषी जो लोग थे, दोनों को ही जो है समान प्रतिनिधित्व दिया, संघात्मक सरकार बनाई एकात्मक सरकार की जगह। तो वहां पर जब प्रतिनिधित्व प्रदान किया तो टकराव नहीं हुए। तो इससे जो है जो सत्ता की साझेदारी होगी तो टकराव होंगे या नहीं होंगे, तो ये जो है टकराव को कम करती है या फिर नहीं होंगे, बिल्कुल सही है। दोनों ही ऑप्शन जो है हमारे करेक्ट हो जाते हैं। ए और बे जो है हमारे दोनों ही सही है, तो हमारा ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सत्ता की साझेदारी से रिलेटेड ये हमारा जो है अंतिम क्वेश्चन था। आज के लिए जो है हमारे आज के जो क्वेश्चन थे हमारे यही थे। आशा आपको जो है क्लियर हो ही रहे होंगे क्वेश्चंस। अगर कोई भी आपकी जो क्वेरीज हैं अगर होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको डेली इसी तरीके से जो है पोल साइंस की अब क्लास मिलने वाली है, 10th क्लास की। अब आगे जो है हर डे में आपको एक क्लास मिलेगी, ताकि आपका जो सिलेबस है पोल साइंस का बहुत जल्दी से कंप्लीट हो सके। इसी तरीके से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन डिस्कशन के साथ आप देख भी रहे होंगे कि क्वेश्चन डिस्कस के साथ आपका पूरा चैप्टर डिस्कस हो रहा है। बेल्जियम से रिलेटेड चाहे आप देखें, चाहे श्रीलंका वाले टॉपिक देखें, दोनों ही टॉपिक आपके जो है काफी बड़े चैप्टर में दिए हुए थे। वो टॉपिक हमारे यहाँ से क्वेश्चन से क्लियर हो गया। और सत्ता की साझेदारी जो आपका मेन था, आपकी चाहे उसमें क्षैतिज वितरण देखें, चाहे आप जो है ऊर्ध्वाधर वितरण देखें, उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चंस में हम सब कुछ डिस्कस कवर करके लेकर चल रहे हैं, ताकि आपकी जो है उससे समझ बन सके और आप एक अच्छा आंसर लिख सकें। तो अगर आपको जो है हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, अपने जो दोस्तों के साथ शेयर करें। टेलीग्राम पर अगर आपको जो है पीडीएफ चाहिए, पीपीटीज चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम से वहां से आप जो है हमारी जो पीपीटीज हैं वो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।